हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम लेकर के आए हैं सीबीएसई क्लास 11 को, पॉलिटिकल साइंस को, जिसमें आज का चैप्टर है 3 और इस चैप्टर का टॉपिक है समानता। तो आज हम लोग समानता, इक्वालिटी को देखेंगे। तो आइए जानते हैं इक्वालिटी है क्या, समानता है क्या। तो समानता का अर्थ होता है किसी समाज की उस स्थिति से समानता का अर्थ है जिसमें उस समाज के सभी लोग समान अधिकार या प्रतिष्ठा रखते हैं। तो समानता इस चैप्टर से सबसे पहले हम लोग महत्वपूर्ण पॉइंट को देखेंगे और उसके बाद इस चैप्टर से जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है उसको देखेंगे। तो समानता का अर्थ किसी समाज की उस स्थिति से है, समानता का अर्थ जिसमें उस समाज के सभी लोग समान अधिकार या प्रतिष्ठा रखते हैं। दो या दो से अधिक लोगों या समूहों के बीच संबंध की एक स्थिति ऐसी होती है जिसे समानता के रूप में परिभाषित किया जा सकता है, लेकिन एक विचार के रूप में समानता इतनी सरल और सहज नहीं है, क्योंकि उस संबंध को परिभाषित करने और उसके एक पहलू को दूसरे पर प्राथमिकता देने के एक से अधिक तरीके हमेशा उपलब्ध रहते हैं। प्राचीन यूनानी सभ्यता से लेकर के 20वीं सदी तक अगर हम देखते हैं तो इस विचार की रूपरेखा में कई बार जबरदस्त परिवर्तन हो चुके हैं। बहुत से चिंतकों ने इसके विकास में योगदान किया है, जी जैसे हो गया अरस्तु, हॉब्स, रूसो और मार्क्स भी हैं इनमें आने वाले, और उसमें टॉकविल भी प्रमुख है। तो इन लोगों ने भी देखा गया है कि प्राचीन यूनानी सभ्यता से लेकर के 20वीं शताब्दी तक इस विचार की रूपरेखा में कई बार जबरदस्त परिवर्तन देखने को मिला है। और ये जो चिंतक है हॉब्स, रूसो, मार्क्स और टॉकविल, इन्होंने और अरस्तु, तो इन चिंतकों ने इसके विकास में योगदान किया है। तो सामाजिक समानता, जैसे समानता को अगर हम लेते हैं तो सामाजिक समानता, राजनीतिक समानता, आर्थिक समानता, कई प्रकार की समानता होता है। तो समानता, जैसे सामाजिक समानता को ही लेते हैं तो समानता के लिए कानून के सामने समान अधिकार एक न्यूनतम आवश्यकता है, जिसके अंतर्गत सुरक्षा हो गया, मतदान का अधिकार हो गया, भाषण की स्वतंत्रता हो गया, किसी जगह पर एकत्र होने की स्वतंत्रता, संपत्ति का अधिकार, सामाजिक वस्तुओं एवं सेवाओं पर समान पहुंच आदि रखते हैं। तो ये सब सामाजिक समानता के अंतर्गत आता है। तो सामाजिक समानता में स्वास्थ्य हो गया, स्वास्थ्य समानता हो गया, आर्थिक समानता हो गया, तथा अन्य सामाजिक सुरक्षा भी आती है सामाजिक समानता में। इसके अलावा समान अवसर तथा समान दायित्व भी इसके अंतर्गत आता है। आर्टिकल, हमारा संविधान में आर्टिकल 14 में दिया गया है कि कानून के नज़र में सब बराबर है। ये आर्टिकल 14 में दिया गया है। और छुआछूत के अपराध को आर्टिकल 17 में दिया गया है। और प्रेस लोग जो बोलते हैं, बोलने की जो स्वतंत्रता है, तो ये आर्टिकल 19 में दिया गया है। तो ये स्वतंत्रता जो दिया गया है, इसमें हमारा आर्टिकल 19 में स्वतंत्रता, बोलने की स्वतंत्रता को दिया गया है। तो आइए देखते हैं इस चैप्टर से जो महत्वपूर्ण पॉइंट है। जैसे समानता का अर्थ यह है कि समाज में किसी व्यक्ति या वर्ग से जाति, रंग, क्षेत्र, धर्म और आर्थिक स्तर पर भेदभाव की मनाही तथा सबको समान अवसर प्राप्त हो। समानता की मांग 20वीं शताब्दी में एशिया और अफ्रीका को उपनिवेश विरोधी स्वतंत्रता संघर्षों के दौरान उठी थी। समानता व्यापक रूप से स्वीकृत आदर्श है, जिसे अनेक देशों के संविधान और कानूनों में सम्मिलित किया गया है। समानता की अवधारणा में यह निहित है कि सभी मनुष्य अपनी दक्षता और प्रतिभा का विकसित करने के लिए तथा अपने लक्ष्यों और आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए समान अधिकार और अवसरों का हकदार है। प्राकृतिक और समाज मूलक असमानताओं में अंतर करना इसलिए उपयोगी होता है क्योंकि इसे स्वीकार की जा सकने लायक और अन्यायपूर्ण असमानताओं
को अलग अलग करने में मदद मिलती है। समानता के उद्देश्य की आवश्यकता यह है कि विभिन्न समूह और समुदाय के लोगों के पास इन साधनों और अवसरों को पाने का बराबर और उचित मौका हो। भारत में समान अवसरों की एक विशेष समस्या सुविधाओं की कमी की वजह से नहीं, बल्कि कुछ सामाजिक रीति रिवाजों के कारण सामने आती है। तो देश के विभिन्न हिस्सों में औरतों को उत्तराधिकार का समान अधिकार नहीं मिलता है। आर्थिक असमानता ऐसे समाज में विद्यमान होती है जिसमें व्यक्तियों और वर्गों के बीच धन दौलत या फिर आमदनी में विभिन्नताएं पाई जाती है। मार्क्सवाद और उदारवाद हमारे समाज की दो प्रमुख राजनीतिक विचारधाराएं हैं, एक मार्क्सवाद और दूसरा उदारवाद। तो दो ये जो राजनीतिक विचारधारा है उसमें मार्क्स 19वीं सदी का एक प्रमुख विचारधारा है मार्क्सवाद। तो मार्क्स का मानना था कि खाई नुमा असमानता जो है, जो असमानता का खाई जो बना हुआ है, ये मार्क्स का मानना था कि इसमें बुनियादी कारण महत्वपूर्ण आर्थिक संसाधनों जैसे जल, जंगल, जमीन, तेल समेत अन्य प्रकार की संपत्ति निजी स्वामित्व है। ये मार्क्स का मानना था कि जो खाई बना हुआ है असमानताओं का जो खाई बना हुआ है, और वह बुनियादी कारण इसका है कि इसमें आर्थिक संसाधन की कमी, जैसे जल हो गया, जंगल हो गया, जमीन या तेल समेत अन्य प्रकार की संपत्ति का निजी स्वामित्व भी इसमें इसका खाईनुमा जो असमानता है उसका कारण है। तो निजी स्वामित्व मालिकों के वर्ग को सिर्फ अमीर नहीं बनाता बल्कि उन्हें राजनीतिक ताकत भी देता है। जो निजी स्वामित्व होते हैं, जो निजी मालिक होते हैं, तो इनको मालिक वर्ग को सभी अमीर सिर्फ अमीर ही नहीं बनाता बल्कि उनको राजनीतिक ताकत भी देता है। और उदारवादी समाज में संसाधनों और लाभांश के वितरण के सर्वाधिक कारगर और उचित तरीके के रूप में प्रतियोगिता के सिद्धांत का समर्थन करते हैं। नारीवाद स्त्री पुरुष के समान अधिकारों का पक्ष लेने वाला राजनीतिक सिद्धांत है। वे स्त्री या पुरुष नारीवादी कहलाते हैं, जो मानते हैं कि स्त्री पुरुष के बीच की अनेक असमानताएं न तो नैसर्गिक है और न ही आवश्यक। तो समाजवाद का प्रमुख सरोकार वर्तमान असमानताओं को न्यूनतम करना और संसाधनों का न्यायपूर्ण बंटवारा है। संविधान धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव करने का निषेध करता है। संविधान में यह दिया गया है कि किसी व्यक्ति के साथ धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता है। हमारा संविधान छुआछूत की प्रथा का भी उन्मूलन करता है, जैसे अभी हमने बताया कि छुआछूत आर्टिकल 17 में दिया गया है, और आर्टिकल 17 के तहत छुआछूत को अपराध घोषित किया गया है, अपराध माना गया है। यह आर्टिकल 17 में दिया गया है, छुआछूत को अपराध घोषित किया गया है। तो हमारा संविधान छुआछूत की प्रथा का भी उन्मूलन करता है। मार्क्सवाद और उदारवाद हमारे समाज की दो प्रमुख राजनीतिक विचारधाराएं हैं। एक है मार्क्सवाद और दूसरा है उदारवाद। तो मार्क्सवाद और उदारवाद क्या है? दो प्रमुख राजनीतिक विचारधारा है। तो मार्क्सवाद और उदारवाद जो प्रमुख राजनीतिक विचारधारा है, इसमें मार्क्स का मानना है कि ये जो असमानता का खाई बना हुआ है, इसका बुनियादी कारण है आर्थिक संसाधन। तो आर्थिक संसाधन इसका महत्वपूर्ण कारण है। असमानता और असमानता के बीच का जो खाई बना हुआ है उसका कारण मार्क्सवादी और उदारवादी, ये दो प्रमुख राजनीतिक विचारधाराएं हैं। तो इस चैप्टर से जो महत्वपूर्ण पॉइंट था उसको अभी हमने देखा, और अब देखते हैं, नेक्स्ट देखते हैं इस चैप्टर से महत्वपूर्ण प्रश्न को। तो सब पहला प्रश्न है कि कुछ लोगों का तर्क है कि असमानता प्राकृतिक है, जबकि कुछ अन्य का कहना है कि वास्तव में समानता प्राकृतिक है और जो असमानता हम चारों ओर देखते हैं उसे समाज ने पैदा किया है। आप किस मत का समर्थन करते हैं? कारण बताइए।
तो समानता और असमानता दोनों ही प्राकृतिक है, समानता भी और असमानता भी। इन दोनों अवधारणाओं में भिन्नता हो सकती है। दोनों जो अवधारणा है, समानता और असमानता, इसमें दोनों ही प्राकृतिक है, लेकिन ये दोनों अवधारणाओं में भिन्नता हो सकती है, परंतु स्थान विशेष पर दोनों सत्य हो सकते हैं और असत्य भी। प्राकृतिक असमानता कहीं सही हो सकती है और कहीं गलत भी हो सकती है। जैसे कहीं रात होती है तो कहीं दिन, इस प्रकार कहीं गर्म होता है तो कहीं ठंडा, तथा कहीं सुबह हो सकती है तो कहीं शाम। इसी प्रकार कोई व्यक्ति काला हो सकता है तो कोई गोरा। इसी प्रकार व्यक्ति में भी जैविक असमानताएं पाई जाती है। जैसे कुछ लोग पुरुष होते हैं तो कुछ लोग स्त्री हो सकते हैं। तो इस प्रकार की असमानता देखने को मिलती है। प्रकृति ने भी व्यक्ति को योग्यताओं और क्षमताओं के समान बनाया है और प्रत्येक व्यक्ति समान होना चाहता है। समानता एक प्राकृतिक नियम है, परंतु समानता पूर्ण दृष्टिकोण है, सामूहिक दृष्टिकोण में संभव नहीं है, और इसलिए समानता का अर्थ समाज के सामाजिक आर्थिक दशाओं को ध्यान में रखकर निकाला जा सकता है। समानता की आवश्यकताओं व्यक्ति के रहते और वातावरण के प्रभाव से सुनिश्चित किया जा सकता है, ताकि यहाँ असमान दशा को भी समझा जा सकता है। व्यक्ति द्वारा निर्मित अन्यायपूर्ण समानता को हटा नहीं जा सकता है। जैसे एक व्यक्ति डॉक्टर के काम और मजदूर के काम में अंतर स्वाभाविक है। तो यहाँ पर असमानता देखने को मिलता है। जैसे एक व्यक्ति जो डॉक्टर है और दूसरा व्यक्ति जो मजदूर है, तो दोनों के काम में यहाँ पर अंतर देखने को मिलता है, और अंतर भी स्वाभाविक है क्योंकि दोनों का काम जो है अलग अलग होगा। तो यहाँ भी असमानता है। तो हम कह सकते हैं कि समानता और असमानता दोनों प्राकृतिक है, लेकिन दोनों अपने अपने जगह पर कुछ दोनों में भिन्नता देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक मत है कि पूर्ण आर्थिक समानता न तो संभव है और न ही वांछनीय। एक समाज ज्यादा से ज्यादा बहुत अमीर और बहुत गरीब लोगों के बीच की खाई को कम करने का प्रयास कर सकता है। क्या आप इस तर्क से सहमत हैं? अपना तर्क दीजिए। तो ये बात सही है, पूर्ण आर्थिक समानता न तो संभव है और न ही वांछनीय है। इस कथन से हम सहमत हैं। इसे एक उदाहरण के रूप में हम ऐसे समझ सकते हैं, जैसे एक डॉक्टर और एक मजदूर को समान पारिश्रमिक न तो संभव है और न ही वांछित, क्योंकि डॉक्टर ने अधिक निवेश करके अपनी क्षमताओं और योग्यताओं को बढ़ाया है, और डॉक्टर का उत्तरदायित्व और कार्य मजदूर के कार्य और उत्तरदायित्व से कहीं अधिक है। तथा एक डॉक्टर को प्रति माह 10,000 रुपये भुगतान किया जा सकता है, परंतु एक मजदूर को नहीं, क्योंकि एक मजदूर की न्यायसंगत मजदूरी 3,000 रुपये प्रति माह हो सकती है। इसलिए यहाँ दोनों की पारिश्रमिक में 7,000 रुपये प्रति माह का अंतर है। इसकी आलोचना नहीं होनी चाहिए और इसे समानता के रूप में स्वीकार करना चाहिए। यदि दो मजदूर को 1,000 रुपये प्रति माह दिया जाता है तो उस स्थिति को व्यक्ति निर्मित समानता कहा जा सकता है, क्योंकि दोनों यहाँ पर मजदूर है और दोनों एक ही काम कर रहा है, एक ही तरह का काम कर रहा है, तो यहाँ पर समानता। तो उस स्थिति में व्यक्ति द्वारा जो काम किया जा रहा है उसको देख करके हम बोल सकते हैं कि समानता है। और समानता का अलगाव भी है जो लिंग के आधार पर किया जाता है। तो सभी व्यक्ति अधिक धनी या अधिक गरीब नहीं होते हैं, नहीं हो सकते। यह कल्पना नहीं किया जा सकता कि सभी व्यक्ति महलों में रह सकते हैं या सभी व्यक्ति बिना किसी आवश्यकता के झोपड़ियों में रह सकते हैं। समानता सापेक्षित शर्त के रूप में होनी चाहिए, जिसमें सभी को समान अवसर मिलाना चाहिए। योग्यताओं एवं क्षमताओं के विकास और जीवन की आवश्यकताएं पूरी होनी चाहिए। नीचे दी गई अवधारणा और उनके उचित उदाहरण में मेल बैठाएं। सकारात्मक कार्रवाई पहला है, और दूसरा है प्रत्येक मिलान करने के लिए बोला है। नीचे दी गई अवधारणा उसके उचित उदाहरण में मिलाने के लिए बोल रहा है। तो सकारात्मक कार्रवाई हो गया, और ख में है अवसर की समानता और ग में है समान अधिकार। इधर 1 to 1 में दिया हुआ प्रत्येक वयस्क नागरिक को मत देने का अधिकार है, और बैंक वरिष्ठ नागरिकों के ब्याज की उचित दर देते हैं। प्रत्येक बच्चे को निःशुल्क शिक्षा मिलनी चाहिए।
तो पहले देखते हैं सकारात्मक कार्रवाई। तो सकारात्मक कार्रवाई, बैंक वरिष्ठ नागरिकों को ब्याज की ऊंची दर देते हैं, या का दूसरा हो जाएगा, दूसरा में सेकंड वाला में मैच करेगा। सकारात्मक कार्रवाई क्या होगा, बैंक वरिष्ठ नागरिकों को ब्याज की ऊंची दर देते हैं। अवसर की समानता में हो गया, प्रत्येक बच्चों को निःशुल्क शिक्षा मिलनी चाहिए, यह अवसर की समानता हो जाएगा। समान अधिकार में प्रत्येक वयस्क नागरिक को मत देने का अधिकार है, तो समान अधिकार, तो इसलिए इसका हो जाएगा राइट आंसर 231, समानता का 231 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। किसानों की समस्या से संबंधित एक सरकारी रिपोर्ट के अनुसार छोटे और सीमांत किसानों को बाजार में अपनी उपज का उचित मूल्य नहीं मिलता। रिपोर्ट में सलाह दी गई कि सरकार को बेहतर मूल्य सुनिश्चित करने के लिए हस्तक्षेप करना चाहिए, लेकिन यह प्रयास केवल लघु और सीमांत है, किसानों तक ही सीमित रहना चाहिए। क्या यह सलाह समानता के सिद्धांत से संभव है? तो यह कथन समानता के सिद्धांत के विरुद्ध है और समानता के विरुद्ध से मेल नहीं खाता, क्योंकि विभिन्न लोगों के लिए दो नीतियां नहीं अपनाई जा सकती है। एक छोटे और सीमांकित किसानों के लिए और दूसरी बड़े और धनी किसानों के लिए दो नीतियां अपनाई जा सकती है। यदि लघु किसान अपनी उपज की अच्छी कीमत नहीं प्राप्त कर रहे हैं तो इसका कारण भिन्न हो सकता है। लघु और सीमांकित किसानों की कुछ स्वीकृत कार्यों को उच्च रियासत और निम्न ब्याज वाले ऋण देकर उनकी सहायता की जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसमें समानता के किस सिद्धांत का उल्लंघन होता है और क्यों? कक्षा का हर बच्चा नाटक का पाठ अपना क्रम आने पर पढ़ेगा। तो इस पैराग्राफ में दिया हुआ है कि समानता के सिद्धांत का उल्लंघन नहीं है, क्योंकि कक्षा के हर बच्चे को क्रमानुसार किया गया है, क्रम के अनुसार हर बच्चे को लाया गया है, तो यह समानता का उल्लंघन नहीं है। यह सिद्धांत समानता को उल्लंघन को नहीं करता है। दूसरा है कि कनाडा सरकार ने दूसरे विश्व युद्ध की समाप्ति से 1960 तक यूरोप के श्वेत नागरिकों को कनाडा में आने और बसने के लिए प्रोत्साहित किया है। तो इस प्रश्न में समानता के सिद्धांत का उल्लंघन है, क्योंकि कनाडा की सरकार ने रंग के आधार पर भिन्न कार्यों को अपनाया है, रंग भेद नीति को अपनाया है। तो उसने केवल गोरे यूरोपीय लोगों को द्वितीय विश्व युद्ध के अंत में 1960 तक कनाडा प्रव्रजन करने का आदेश किया। तो कनाडा सरकार ने दूसरे विश्व युद्ध की समाप्ति से 1960 तक यूरोप के श्वेत नागरिकों को कनाडा में आने और बसने के लिए जो प्रोत्साहित किया, इसमें समानता के सिद्धांत का उल्लंघन है, क्योंकि कनाडा की सरकार ने रंग के आधार पर यहाँ विभेद किया है, भिन्न कार्य को अपनाया है। उसने केवल गोरे यूरोपीय लोगों को द्वितीय विश्व युद्ध के अंत में 1960 तक कनाडा का प्रव्रजन करने का आदेश दिया है। नेक्स्ट है, वरिष्ठ नागरिकों के लिए अलग से रेलवे आरक्षण की एक खिड़की खोली गई है। तो इस प्रश्न में समानता के सिद्धांत का उल्लंघन नहीं है, क्योंकि भारतीय संविधान में 60 वर्ष से ऊपर के लोगों के लिए आरक्षण का प्रावधान दिया गया। हमारा संविधान में या आरक्षण दिया गया है कि 60 वर्ष से ऊपर लोगों को आरक्षण मिले। तो 60 वर्ष से ऊपर लोगों को आरक्षण का उल्लेख किया गया है हमारा संविधान में। तो इस प्रश्न में समानता के सिद्धांत का उल्लंघन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कुछ वन क्षेत्रों को निश्चित आदिवासी समुदाय के लिए आरक्षित कर दिया गया है। तो इस प्रश्न में समानता के सिद्धांत का उल्लंघन है, क्योंकि इसमें कुछ जंगल केवल जनजाति समुदाय को देने की बात कही गई है, जबकि सभी के लिए इस प्रकार का प्रावधान करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यहाँ महिलाओं को मताधिकार देने के पक्ष में कुछ तर्क दिए गए हैं। इनमें से कौन से तर्क समानता के विचार से संगत है? कारण भी दीजिए। काम में है कि स्त्रियां हमारी माताएं हैं, हम अपनी माताओं को मताधिकार से वंचित करके अपमानित नहीं करेंगे। और खाम में है कि सरकार के निर्णय पुरुषों के साथ साथ महिलाओं को भी प्रभावित करते हैं, इसलिए शासकों को चुनाव में उसका भी मत होना चाहिए। गम है कि महिलाओं को मताधिकार न देने से परिवारों में मतभेद पैदा हो जाएंगे
और घम है कि महिलाओं से मिलकर आधी दुनिया बनती है। मताधिकार से वंचित करके लंबे समय तक उन्हें दबाकर नहीं रखा जा सकता। बात बिल्कुल सही है। तो प्रश्न हम अगर ख और घ को देखते हैं तो इसमें समानता देखने को मिलता है, क्योंकि ख में कहा गया है कि सरकार के निर्णय पुरुष और महिला दोनों को प्रभावित करते हैं, इसलिए दोनों को शासकों के चुनाव में सहभागी होना चाहिए, दोनों को मत देने का बराबर अधिकार होनी चाहिए। और घ में कहा गया है कि महिलाओं को मतदान के अधिकार को इनकार किया जा सकता है, जो संपूर्ण जनसंख्या का 50% है, 50% है। तो दोनों में समानता ख में और प्रश्न ख में और घ में देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि समानता का अर्थ क्या है। तो अभी हमने ऊपर में भी पढ़ा था कि समानता का अर्थ है समाज के किसी व्यक्ति या वर्ग से जाति, रंग, क्षेत्र, धर्म और आर्थिक स्तर पर भेदभाव नहीं किया जा सकता है, सबको समान अवसर प्राप्त हो। हमारा संविधान में दिया गया है भी आर्टिकल 14 में समानता का अधिकार दिया गया है। समान काम के लिए समान अधिकार, सभी प्रकार के समानता होनी चाहिए। लास्की के अनुसार सर्वप्रथम समानता का अर्थ है समाज में कोई विशेषाधिकार युक्त वर्ग ना हो। ये लास्की के अनुसार है कि किसी का भी विशेष अधिकार समाज में ना मिले। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि समानता कितने प्रकार की होती है, यह उदाहरण व्याख्या कीजिए इसका। समानता कितने प्रकार की होती है। तो समानता 5 प्रकार की होती है। जैसे पहला देख लीजिए, प्राकृतिक समानता, सामाजिक समानता, नागरिक वैधानिक समानता, राजनीतिक समानता, आर्थिक समानता। तो प्राकृतिक समानता को देखते हैं कि प्राकृतिक समानता है क्या। तो प्राकृतिक समानता वह समानता है जो प्रत्येक मनुष्य को प्राकृतिक रूप से प्राप्त है। जैसे सभी मनुष्य प्राकृतिक रूप से समान है, अर्थात हम सभी प्राकृतिक रूप से मनुष्य हैं, तो इसको प्राकृतिक समानता कहते हैं। अब है सामाजिक समानता। तो सामाजिक समानता का अर्थ है समाज में बिना किसी जाति, धर्म, वंश, लिंग और रंग के आधार पर समाज में किसी भी व्यक्ति के समान व्यवहार तथा सामाजिक अवसर मिलना चाहिए, सभी को एक समान। और धर्म, जाति, लिंग के आधार पर उसमें किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होना चाहिए। संविधान में प्रावधान किया गया है किसी प्रकार का भेदभाव ना हो। तो समाज में यदि सभी को साथ समान व्यवहार हो रहा है और उसे सभी सामाजिक अवसरों का लाभ मिल रहा है, तो इसे ही सामाजिक समानता कहते हैं। अब है नागरिक वैधानिक समानता। तो सभी व्यक्ति को कानूनी रूप से समान अधिकार प्राप्त हो, अर्थात कानून के समक्ष सभी व्यक्ति समान हो। और इस समानता के अंतर्गत कानून किसी भी व्यक्ति से जाति, चाहे वह किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी नस्ल, किसी भी वंश का हो, कोई भी लिंग का हो, तो इस प्रकार के जाति, धर्म, लिंग के आधार पर इसके साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता है। तो ऐसे समानता को नागरिक वैधानिक समानता कहते हैं। अब है राजनीतिक समानता। तो जब सभी नागरिकों को राज्य द्वारा समान राजनीतिक अधिकार प्राप्त हो, तो इसे राजनीतिक समानता कहते हैं। राजनीतिक अधिकार से तात्पर्य है कि सभी को वोट देने का अधिकार, अपनी पसंद की सरकार चुनने का अधिकार, राजनीतिक गतिविधियों में भाग लेने का अधिकार, चुनने या चुनाव लड़ने का अधिकार इत्यादि से है। नेक्स्ट है आर्थिक समानता। तो आर्थिक समानता का अर्थ है किसी व्यक्ति को अपने मौलिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, यानी कहने का मतलब यह है कि जो मूलभूत आवश्यकता है, यानी समान जीवन जीने के लिए जो आवश्यकताएं हैं, तो उसको पूरा करने के लिए सभी को समान रोजगार, समान वेतन, समान व्यवसाय और समान रूप से आर्थिक कार्य करने का अधिकार हो, तो ऐसी समानता को आर्थिक समानता कहते हैं। अब है उदारवाद में सकारात्मक कार्यवाही। तो सकारात्मक कार्यवाही का अर्थ है सरकार को समानता की स्थापना एवं वृद्धि के लिए तुरंत ठोस कदम उठाने से है, जिससे सभी प्रकार के समाज को समानता को बढ़ावा मिले और निम्न तथा वंचित समुदाय को विशेष सुविधा प्रदान की जाए। जो पिछड़ा हुआ है, जो लोग निम्न वर्ग के हैं या पिछड़ा हुआ जो समुदाय है, उसको विशेष सुविधा प्रदान होनी चाहिए।
तो ये सकारात्मक कार्यवाही का सकारात्मक कार्यवाही का अर्थ है कि सरकार को समानता की स्थापना एवं वृद्धि के लिए तुरंत ठोस कदम उठाने चाहिए और जो लोग समाज में पिछड़े हुए हैं उसे विशेष सुविधा प्रदान होनी चाहिए। कानून के समझ समानता। तो कानून के समझ समानता का अर्थ है कि संविधान एक कानून के लिए सभी नागरिक समान हैं। उसके लिए कोई व्यक्ति छोटा या बड़ा, ऊंचा नीचा, शिक्षित या अशिक्षित, अमीर गरीब नहीं है। कानून के नज़र में सभी बराबर है, तो सभी उसकी दृष्टि में समान है और वो किसी से इस आधार पर भेदभाव नहीं कर सकता और समान दृष्टि से सभी की रक्षा करता है। संविधान के अनुच्छेद 14 में कहा गया है कि कानून के सामने सभी समान है। कानून की नज़र में सब समान है, कानून से ऊपर कोई भी नहीं है। तो आर्टिकल 14 में दिया गया है कि भारत में कानून से ऊपर कोई भी नहीं है और इसका अर्थ है कि अगर किसी ने भी अपराध किया है तो कानून उसे सजा अवश्य देगी। तो इसमें कहा गया है आर्टिकल 14 में कि कानून के सामने सब एक समान है, चाहे वो ऊंचा हो नीचा हो, बड़ा हो छोटा हो, गरीब हो अमीर हो, शिक्षित हो अशिक्षित हो, कोई भी हो, तो कानून के नज़र में सब बराबर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है समानता जीवन की आवश्यक शर्त है, क्यों? तो समाज में नागरिकों के लिए समानता विकास के लिए आवश्यक शर्त है, क्योंकि समानता के बिना कोई भी व्यक्ति अपनी स्वतंत्रता का वास्तविक उपभोग नहीं कर सकता। नागरिक समानता के अंतर्गत कानून सर्वोच्च होता है और सभी व्यक्ति कानून के समक्ष बराबर होते हैं। जो व्यक्ति कानून की परवाह नहीं करता, वह सोचता है कि कानून उसका कुछ बिगाड़ नहीं सकती तथा किसी व्यक्ति को स्वतंत्रता पूर्वक कार्य नहीं करने देता है, तो उस व्यक्ति के लिए कानून में दंड का प्रावधान किया गया है। जब कानून समान रूप से सभी व्यक्तियों के जीवन और संपत्ति की रक्षा करता है, तभी व्यक्ति निर्भीक होकर अपनी स्वतंत्रता की किसी भी प्रकार का प्रयोग वास्तविक रूप से कर सकता है। समानता की अवधारणा इस विचार पर जोर देती है कि संपूर्ण मानव जाति समान मूल्य रखती है, जिसका सरोकार रंग, लिंग, जाति और राष्ट्रीयता से नहीं होता। इसलिए मानव विकास के लिए समान व्यवहार और सम्मान का हकदार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है असमानताओं और सामाजिक असमानताओं में अंतर स्पष्ट कीजिए। राजनीतिक सिद्धांत में प्राकृतिक असमानताओं और सामाजिक असमानताओं में अंतर किया जाता है। प्राकृतिक समानताएं लोगों में उनकी विभिन्न क्षमताओं, प्रतिभा और उनके अलग अलग चयन के कारण पैदा होती है। दूसरा है कि प्राकृतिक असमानताएं लोगों की जन्मगत विशिष्टताओं और योग्यताओं का परिणाम मानी जाती है तथा यह मान लिया जाता है कि प्राकृतिक विभिन्नताओं को बदला नहीं जा सकता। सामाजिक असमानताएं वे होती है जो समाज में अवसरों की असमानता होने या किसी समूह का दूसरे के द्वारा शोषण किए जाने से पैदा होती है। दूसरी ओर वे सामाजिक असमानताएं हैं जिन्हें समाज ने पैदा किया है। उदाहरण के लिए कुछ समाज बौद्धिक काम करने वालों को शारीरिक कार्य करने वालों से अधिक महत्व देते हैं और उन्हें अलग तरीके से लाभ देते हैं। वे विभिन्न वंश, रंग या जाति के लोगों के साथ भिन्न भिन्न व्यवहार करते हैं। तो ये है असमानता और प्राकृतिक असमानता और सामाजिक असमानताओं में अंतर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आर्थिक समानता की व्याख्या कीजिए। तो आर्थिक समानता का अर्थ है किसी व्यक्ति को अपने मौलिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सभी को समान रोजगार, समान वेतन, व्यवसाय और समान रूप से आर्थिक कार्य करने का अधिकार हो, तो ऐसी समानता को आर्थिक समानता कहते हैं। यानी जीवन जीने के लिए जो आवश्यकताएं हैं उस सब आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए समान रोजगार, समान वेतन, समान व्यवसाय, आर्थिक और समान रूप से आर्थिक कार्य करने का अधिकार प्राप्त होनी चाहिए, तो इसको आर्थिक समानता कहते हैं। रिपीट हो रहा है यहाँ लास्की के अनुसार जिस देश में संपत्ति या उत्पत्ति के साधन कुछ गिने चुने लोगों को हाथों में केंद्रित होते हैं तो उस देश की राजनीतिक, सांस्कृतिक और शिक्षण संस्थानों तथा न्यायपालिका पर पूर्ण धन हावी हो जाता है। लास्की का मत था। अब है रॉबर्ट डहल के अनुसार तो राजनीतिक स्थायित्व और आर्थिक असमानताओं को परस्पर संबंधित माना जाता है। जिन देशों में भारी आर्थिक विषमताएं होती है वहाँ क्रांतिपूर्ण परिवर्तनों की अपेक्षाकृत अधिक संभावना है।
राजनीतिक अस्थायित्व तथा सरकार का लोकतंत्रीय स्वरूप बनाए रखने के लिए अमीन भूमि के समुचित वितरण कर प्रणाली में सुधार तथा शिक्षण सुविधाओं का विस्तार करके आर्थिक क्षेत्र में समानता को लाना होगा। और आर्थिक समानता के मुख्य पक्ष निम्नलिखित है, जैसे देख लीजिए, आर्थिक सहायता, बेकारी, बुढ़ापे, बीमारी और अंग भंग की स्थिति में लोगों को राज्य की ओर से आर्थिक सहायता की जाती है। और दूसरा है वेतन व कार्य करने की स्थिति, तो स्त्री और पुरुष को समान कार्य के लिए समान वेतन मिले तथा स्त्री या बच्चों को आर्थिक मजदूरी के कारण ऐसी परिस्थितियों में कार्य न करना पड़े जो उनके स्वास्थ्य व जीवन के लिए हानिकारक हो या उनकी आयु के लिए उचित अवकाश मिले। तीसरा है रोजगार व अवकाश, तो सभी को रोजगार, पर्याप्त मजदूरी और विश्राम के लिए उचित आवश्यक हो, सभी को पर्याप्त मजदूरी मिले और पर्याप्त विश्राम के लिए उचित अवकाश मिले। और चौथा है भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति, तो प्रत्येक व्यक्ति की न्यूनतम भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कानून के समझ समानता में समानता से क्या अभिप्राय है। तो कानून के समझ समानता का अर्थ है संविधान एवं कानून के लिए सभी नागरिक समान है। उसके लिए कोई व्यक्ति छोटा या बड़ा, ऊंचा या नीचा, शिक्षित या अशिक्षित, अमीर या गरीब नहीं है। सभी उसकी दृष्टि में समान है और वो किसी से इस आधार पर भेदभाव नहीं करता और समान दृष्टि से सभी की रक्षा करता है। संविधान के अनुच्छेद 14 में कहा गया है कि कानून के सामने सभी समान हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आर्थिक समानता के संबंध में मार्क्स के क्या विचार है। तो आर्थिक समानता के संबंध में मार्क्स का भी विश्वास है कि व्यक्ति निर्मित असमानता का मूल कारण व्यक्तिगत संपत्ति का कुछ हाथों में केंद्रित होना है। इससे न केवल आर्थिक असमानता का जन्म होता है बल्कि यह सभी क्षेत्रों जैसे शिक्षा, सामाजिक स्तर, राजनीतिक प्रभाव और राजनीतिक प्राधिकार आदि में असमानता को बढ़ाता है। यह समाज के विभिन्न वर्गों में रैंक और सुविधा में असमानता पैदा करता है। तो मार्क्स ने राज को पूंजीवादी वर्ग का एजेंट माना है और पूंजीवादी वर्ग को समाप्त करने का सुझाव किया है। इसलिए असमानता को मिटाने के लिए और समतावादी समाज की स्थापना के लिए समाज के ढांचों को बदलने की सलाह दी है। उसने वर्ग रहित, राज रहित और राज सहित समाज के निर्माण पर जोर दिया है। ऐसा समाजवादी राज्य होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय संविधान में सामाजिक समानता का क्या रूप है। तो भारतीय संविधान में सामाजिक असमानता युगों से व्याप्त है, युगों से चलता आ रहा है। स्वतंत्रता के बाद से संविधान निर्माताओं के समानता के मूल अधिकारों का उल्लेख, जो हमारे संविधान निर्माता थे जैसे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, तो उल्लेख करके सामाजिक समानता के मूल अधिकारों का उल्लेख करके उन्होंने सामाजिक समानता के महत्व को बढ़ाया है। अनुच्छेद 14 में संविधान निर्माताओं ने कानून के समक्ष समानता का प्रदान किया है और भेदभाव पर प्रतिबंध लगाया है। आर्टिकल 14 में यह दिया गया है कि कानून के नज़र में सब बराबर है, कानून से ऊपर कोई नहीं है। अगर कोई इसका कहने का मतलब ये है कि अगर किसी ने भी अपराध किया है तो कानून उसे सजा अवश्य देगी। और आर्टिकल 17 में के अंतर्गत छुआछूत को समाप्त कर दिया गया है। तो इस प्रकार संविधान में समानता के अधिकार को सुरक्षित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है समानता के प्रति मार्क्सवादी विचारधारा क्या है। तो मार्क्स 19वीं सदी का एक प्रमुख विचारक था। मार्क्स ने दलील दी है कि खाईनुमा असमानता है, जो समानता के बीच जो खाई बना हुआ है, तो खाईनुमा असमानता है। तो असमानताओं का बुनियादी का कारण है महत्वपूर्ण आर्थिक संसाधन जैसे जल, जंगल, जमीन या तेल समेत कई अन्य प्रकार की संपत्ति का निजी स्वामित्व होना यह समानता का खाई है, यह मार्क्स का मानना है। तो निजी स्वामित्व वाले मालिकों के वर्ग को सिर्फ अमीर नहीं बनाता है बल्कि उन्हें राजनीतिक ताकत भी देता है। तो यह ताकत उन्हें राज्य की नीतियों और कानूनों को प्रभावित करने में सक्षम बनाती है और वे लोकतांत्रिक सरकार के लिए खतरा साबित हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आर्थिक समानता के प्रति मार्क्सवादी और समाजवादी विचार में क्या समानताएं हैं।
तो आर्थिक असमानता के प्रति मार्क्सवादी और समाजवादी विचारधारा में क्या असमानताएं हैं उसको हम देखते हैं। तो मार्क्सवादी और समाजवादी महसूस करते हैं कि आर्थिक असमानता सामाजिक विशेषाधिकार जैसे अन्य तरह की सामाजिक असमानताओं को बढ़ावा देती है। इसलिए समाज में असमानता से निपटने के लिए हमें समान अवसर उपलब्ध कराने से आगे जाना चाहिए और आवश्यक संसाधनों और अन्य तरह की संपत्ति पर जनता का नियंत्रण कायम करने और सुनिश्चित करने की जरूरत है। तो ऐसे विचार विवादास्पद हो सकते हैं, लेकिन उन्होंने ऐसे महत्वपूर्ण मुद्दे उठाए हैं जिनके समाधान करने की जरूरत है। तो मार्क्सवादी और समाजवादी दोनों ने महसूस किया है कि आर्थिक असमानताएं सामाजिक विशेषाधिकार जो है, आर्थिक असमानताएं सामाजिक विशेषाधिकार जैसी अन्य तरह की सामाजिक असमानताओं को बढ़ावा देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नारीवाद से क्या अभिप्राय है। तो नारीवाद स्त्री पुरुष के समान अधिकारों का पक्ष लेने वाला राजनीतिक सिद्धांत है। वे स्त्री या पुरुष नारीवादी कहलाते हैं जो मानते हैं कि स्त्री पुरुष के बीच की अनेक असमानताएं न तो नैसर्गिक है और न ही आवश्यक। तो नारीवादियों का मानना है कि इन असमानताओं का बदला जा सकता है या स्त्री पुरुष एक समतापूर्ण जीवन जी सकते हैं।